ओके पीपल, इन नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वी वर सीइंग दैट कैसे भाई साहब जर्मनी जो है तो बहुत बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर में परास्त हुई थी, और इसके लिए जर्मनी के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगे थे। जर्मनी का जो मेन प्रोडक्टिव लैंड था वो जा चुका था। ये सारे जितने भी अलाइड पावर्स थे इन सब लोगों ने भाग बटोरा कर लिया, ठीक है। जर्मनी बहुत मतलब एकदम टूट चुका था। और वेमार रिपब्लिक कैसा था, मतलब सब लोग अभी रिपब्लिक नया नया फॉर्म हुआ है। पहले जर्मनी में भी आपका ऑटोक्रेटिक रूल था, या हम बोल सकते हैं मोनार्कियल रूल था। ये मोनार्कियल रूल अभी ख़त्म हो चुका था, और जो दुर्दशा थी जर्मनी की उसके लिए सब लोग नए गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे। हालांकि ये सही नहीं था, क्योंकि नए गवर्नमेंट कहाँ तक क्या संभाले, ठीक है। जर्मनी पूरा टूट चुका था, वॉर के बाद बहुत सारा मैसिव डिस्ट्रक्शन, और भाई साहब जर्मनी के पास पैसा नहीं था, तो वॉर में सबका ही लॉस होता है, वो तो था ही। प्लस जितने भी अलाइड पावर्स थे, क्योंकि उन्होंने जीता था तो उन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लेवी कर दी, ठीक है। और क्या किया भाई साहब, जर्मनी के जो मेन प्रोडक्टिव रीजन्स थे उनको भाई साहब एक्वायर कर लिया। तो जर्मनी की कमर टूट चुकी थी। अभी कोई भी गवर्नमेंट आए उसके लिए स्ट्रगल ही है, लेकिन लोग ये समझने लगे कि ये वेमार रिपब्लिक जो है इसी की वजह से हमारी दुर्दशा है, फिर से ऑटोक्रेटिक या किंग रूल हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसी उधेड़ बुन में एक डिक्टेटर पैदा होता है जिसका नाम है हिटलर, ठीक है। ही टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, एंड ही बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्टेटर दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। सो इन 1923 पॉलिटिकल चेंज वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। भाई साहब पॉलिटिकल चेंज होना, देखो जब तक आपके मतलब जीवन के सारे सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, टिल द टाइम यू आर एंजॉइंग ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, यू विल नॉट केयर व्हाट योर नेबर इज डूइंग, यू डोंट केयर, राइट। जब तक आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, जब तक आपके जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, आपको क्या मतलब है दूसरे से। लेकिन जैसे ही आपको भाई साहब खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तब जब आप तनाव में आते हैं, देन यू विल बेसिकली ask for a change or seek a change. तो political change was the only heightened by economic crisis. इतना ज़्यादा जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था कि अभी पॉलिटिकल चेंज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। वॉर जो फॉट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, यहाँ पे भाई साहब जर्मनी ने ज़्यादा करके लोन्स लेकर इस वॉर को फाइट किया था, और जिन लोगों ने लोन दिया था उन लोग अभी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, ठीक है। प्लस जर्मनी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स का बर्डन है, हैड टू पे वॉर रेपरेशंस इन गोल्ड। तो भाई साहब अभी जर्मनी के पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, घर की चीज़ों को गिरवी रखना चालू कर देते हैं। तो जर्मनी के पास जो गोल्ड था, जर्मनी स्टार्टेड बेसिकली मॉर्गेजिंग इट। तो आपका भाई साहब हैड टू पे रेपरेशंस इन गोल्ड, तो इसको भाई साहब गोल्ड में देना पड़ा उनको, ठीक है। जर्मनी हैड टू पे इट इन गोल्ड। और क्या भाई साहब, डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम रिसोर्सेज वे स्केर्स, ठीक है। आपका गोल्ड रिजर्व्स, देखो किसी भी कंट्री में ना गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। देयर इज गोल्ड रिजर्व्स इन ईच एंड एवरी कंट्री। तो अभी क्या होने लगा भाई साहब, इस गोल्ड रिजर्व से दूसरों को पेमेंट जाने लगा। सो गोल्ड रिजर्व्स क्या होने लगे, डिप्लीट होने लगे, दे स्टार्टेड बिकमिंग लेस, ठीक है। सो डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम रिसोर्सेज रिसोर्सेज वेर स्केर्स, रिसोर्सेज आपके बहुत कम थे और गोल्ड रिजर्व जो थे वो डिप्लीट होने लगे, ठीक है। सो इट इज बेसिकली हाइटनिंग द प्रॉब्लम्स। जर्मनी रिफ्यूज टू पे इन 1923, और उनके रिफ्यूजन से फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल, ठीक है। तो रूर बेसिकली एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, और फ्रांस ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि फ्रांस ने वॉर लोन दिया था जर्मनी को, और क्योंकि जर्मनी अभी अपना लोन चुकता नहीं कर पा रही है। जैसे अगर मैं कोई घर लूँ लोन पे, और मैं अगर उसका EMI नहीं भर पाऊँ तो बैंक क्या करेगी, मेरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, ठीक है। या अगर समझ लो मैंने कोई गाड़ी ली है और लोन पे, और मैं उसका लोन चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, तो बैंक मेरी गाड़ी को जब्त कर लेगी ना, कॉन्फिस्केट कर लेगी। तो इसी तरह से भाई साहब फ्रेंच कॉलोनीज ने या फ्रांस ने, क्योंकि जर्मनी को लोन दिया था, वॉर लोन्स दिया था, दे बेसिकली ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। तो इनका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, उसको भाई साहब जब्त कर लिया, ठीक है। और इससे जर्मनी को और भी धक्का लगा भाई साहब, क्योंकि कोल उस टाइम पे बहुत हैवी रिक्वायरमेंट था। आज की तारीख में बिना कोल के भी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे हम इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी एडवांस लेवल पे नहीं थी। उस टाइम पे मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी कोल हुआ करती थी, ठीक है। सो फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल, ठीक है, टू क्लेम देयर कोल, ओके।
जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। ये एक बहुत ही बेकार डिसीजन था। देखो अभी समझो हमारे इंडिया में पैसा जो छपता है वो कैसे छपता है? ऑब्वियसली आरबीआई इज द वन विच इज प्रिंटिंग नोट्स। क्या हंसने की क्या बात है? तेरा मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है? समझ क्या बोल के हंसाई अभी? क्या बोला? मशीन से। कैसे मशीन से छपता है बता मेरे को। किस बात की सॉरी बोल रहा है तू? तू कितना बड़ा इडियोटिक फ्रेजेस यूज करता है, इसके को मालूम भी है क्या? मशीन से, वाह कितना बड़ा जोक मारा। जोकर ही करना है, सर्कस में जाना भाई। हाँ तो उसका सोल्यूशन ये नहीं होता है कि हम ज़्यादा पैसे छपवाएं, ठीक है? इस तरह की कमेंटबाजी करनी है ना, गेट आउट ऑफ द क्लास, डोंट बी हियर, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। तो अगर किसी कंट्री में गरीबी है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम ज़्यादा नोट प्रिंट करें। तो अगर ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? अमीर के पास और गरीब के पास जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। इसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इसके पास थोड़ा और पैसा आएगा, ये फिर डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू बेसिकली इक्वेट। तो यहाँ पे डिफरेंस कम नहीं होगा। लेकिन जर्मनी को तभी लगा कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव। तो यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया भाई साहब? जर्मनी को लगा कि भाई साहब ज़्यादा नोट छापेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। रेकलेसली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापो, लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, ठीक है? क्योंकि अगर ज़्यादा नोट छापेंगे तो चीज़ों के दाम और बढ़ेंगे, ठीक है? लोगों के पास पैसा आ रहा है तो भाई साहब जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग अपनी चीज़ों को बढ़ा देंगे। सो इससे प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर नोट्स। इस तरह से भाई साहब रस्तों में पैसा बंटने लगा, ठीक है? रस्तों में ऐसा पैसा बंटने लगा, लेकिन इससे होगा क्या? हमारा फूड प्रोडक्शन अगर नहीं है, हमारा कोल प्रोडक्शन अगर नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो पैसे से हम खरीदेंगे क्या, ठीक है? व्हाट आर वी गोइंग टू बाय आउट विथ द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव, ठीक है? इस तरह से बहुत जगह पे पैसे बंटने लगे, ठीक है? जर्मनी रिटेलिएटेड विथ प्रिंटिंग नोट्स रेकलेसली विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। जब बहुत ज़्यादा पैसा आपका सर्कुलेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पैसे की कीमत नहीं रहेगी। आप जो सांस ले रहे हैं आप उसके लिए कोई कीमत अदा करते हैं क्या? नहीं। आर यू पेइंग फॉर द एयर दैट यू आर टेकिंग इन और द ऑक्सीजन दैट यू आर ब्रीदिंग इन? यू आर नॉट, राइट? क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल है। आप जो सनलाइट आप ले रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर सनलाइट, आर यू पेइंग फॉर दिस? नो, बिकॉज इट इज अवेलेबल टू ऑल, व्हाई शुड यू पे फॉर इट, ठीक है? तो इसी तरह से भाई साहब अगर कोई चीज अबंडेंस में आपको अवेलेबल है, तुमको जितना अवेलेबल है मुझे भी उतना अवेलेबल है, किसी और प्राणी को भी उतना ही अवेलेबल है। इफ समथिंग इज अबंडेंटली अवेलेबल, उसकी कीमत नहीं होगी। हालांकि एयर एंड सनलाइट आर वेरी मच एसेंशियल फॉर योर लाइफ, यू कैन नॉट स्टे विदाउट देम, ठीक है? वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन और मेंटेन आवर लाइव्स विदाउट ईदर एयर और सनलाइट, क्लियर है? बट आर वी पेइंग फॉर इट? आर वी पेइंग फॉर इट? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? अगर हम किसी चीज हमारे पास बहुत अबंडेंटली अवेलेबल हो, कोई भी चीज, तो उसकी कीमत गिर जाती है ना? कोई इसकी कीमत ही नहीं होती है। तो इसी तरह से जर्मनी ने सोचा कि बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नोट इतना ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल हो गया कि भाई साहब उसकी कोई कीमत ही नहीं रही, ठीक है? सो विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क, मार्क मतलब भाई साहब वहाँ की करेंसी को बोलते हैं। जैसे हमारा इंडियन करेंसी को हम रुपीज़ बोलते हैं, अमेरिकन करेंसी को हम डॉलर बोलते हैं, वैसे जर्मन करेंसी को मार्क बोला जाता था, ठीक है? सो मार्क का जो वैल्यू है वो गिर गया भाई साहब, ठीक है? इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, ठीक है? तो $1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू कितना था भाई साहब? 24,000 मार्क्स। ये भी बहुत कम कीमत है, ठीक है? इन जुलाई भाई साहब, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीनों में $1 देखो कितना हो गया भाई साहब? 353,000 मार्क्स। मतलब आपका $1 में मार्क्स की वैल्यू गिरती जा रही है। गिरती जा रही है क्यों भाई साहब? क्योंकि $1 को खरीदने के लिए आप ज्यादा मार्क्स दे रहे हो। समझ में आ रहा है? ये जर्मन करेंसी है, ये भाई साहब आपकी अमेरिकन करेंसी है।
अमेरिकन करेंसी के हिसाब से भाई साहब इतना आपको $1 के लिए कितना देना पड़ रहा था, 24,000 मार्क्स। लेकिन अमेरिकन करेंसी में अभी $1 के लिए आप अगर जर्मनी में रहते तो कितना देना पड़ रहा है भाई साहब, 350 मार्क्स आपको, 350,000 मार्क्स आपको देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो करेंसी है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, आपके करेंसी की वैल्यू फॉल हो रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ तो वही $1 है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उस एक के लिए। ये सारी चीज़ें आपको आंसर में मेंशन करनी पड़ेंगी। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर आंसर्स, ठीक है। इन अगस्त, देखिए अगस्त में कितना हो गया भाई साहब, $1 पे आप कितना दे रहे हैं, 4621,000 मार्क्स। सो लुक एट दिस, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 24 का डबल कितना होता है भाई साहब, 48, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट टचिंग द डबल, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आपका कितना गिर गया है, देखिए हाफ से आप गिर गए, ठीक है। सो एंड 98,000 मार्क्स बाय दिसंबर। तो भाई साहब अगर आप दिसंबर में देखोगे तो और ज़्यादा गिर गया, $1 का भाई साहब कितना हो गया, 9886,000, ठीक है, और ज़्यादा गिर गया, मतलब इसका भी डबल हो गया देखो, ठीक है। 46 का डबल कितना होता है भाई साहब, 92, इधर 98 तक पहुंच गया। सो बाय एंड लार्ज एक साल में देखो इतना ज़्यादा गिर गया अगेंस्ट द US डॉलर, ठीक है। सो इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू दिस मच मार्क्स, इन जुलाई दिस मच मार्क्स, ठीक है, इन अगस्त दिस मच मार्क्स एंड इन दिस मच मार्क्स बाय दिसंबर। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस में चला गया, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप नोट्स प्रिंट करोगे उतना ज़्यादा भाई साहब क्या हो जाएगा, सबके पास पैसा होगा। पैसा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीज़ों का ना होना प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका भाई साहब आधे से ज़्यादा लैंड तो चला गया है दूसरे अलाइड पावर्स के पास। जो आपका मेन लैंड था, जहाँ से आपको कोल मिलता था, जहाँ से आपको भाई साहब रिसोर्सेज मिलते थे, जहाँ से आपको मिनरल्स मिलते थे, वो सारे अलाइड पावर्स के पास चले गए। तो आप भाई साहब उन पैसों का क्या आचार डालेंगे, प्रोडक्शन करने के संसाधन सब आपके पास से चले गए। सो जर्मनी थॉट दैट द इमीडिएट रेजोल्यूशन टू देयर पॉवर्टी वाज प्रिंटिंग मोर मनी, व्हिच वाज अ बैड डिसीजन, ठीक है। तो प्रिंटिंग more money is not the solution, but to get those territories back and to be again a leading manufacturer is the main solution, ठीक है। ये solution जर्मनी का था। जो तो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी देखो प्राइसेस क्यों बढ़ेगा भाई, अगर मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई चीज़ है, लेट्स से भाई साहब ये कोई मोबाइल है जो 10,000 में बिक रही है, ठीक है, 10,000 में बिक रही है, और भाई साहब सबके पास मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पैसा सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। कल को भाई साहब सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास भाई साहब लेट्स से एन एवरेज इनकम अगर मैं पकड़ लूँ कि 50,000 रुपये महीना कमाते हैं। Let's say there are so many people out here who are earning 50,000 a month. Maybe they could afford a 10,000 rupees mobile easily, ठीक है। अगर मुझे मालूम चला कि सबकी सैलरी बढ़ गई है और 5 लाख हो गई है पर मंथ, तो क्या मैं इसको 10,000 में ही बेचूंगा? There is no point ना भाई तुम्हारे पास पैसा आया तो मेरे पास भी आना चाहिए। Then I will sell it for somewhere around 50,000. मैं ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ा दूंगा भाई साहब, 50,000 कर दूंगा, 60,000 कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा मनी पुश इन करोगे तो सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व, ठीक है, क्योंकि कीमतें आपकी वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। जितना आप पैसा इन्फ्यूज करोगे उतना ही भी कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब दे बिकेम, मतलब दुगने चौगने हो गए भाई साहब। द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। चीज़ों के दाम बढ़ना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और चीज़ों के दाम बहुत 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 ज़्यादा बढ़ना, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, बहुत ज़्यादा भाई साहब बढ़ गया, जैसे टमाटर अभी भाई साहब 200 रुपये हो गया, ठीक है, इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन भाई साहब तभी होगा जब लोगों के पास पैसा होगा। हम पाटिल नींद आ रही ना, एक तो ठंड से दूंगा। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन चीज़ है, ये आपकी गर्लफ्रेंड चलकर चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया, वो वाला डिप्रेशन नहीं है ये। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब किसी इंडिविजुअल के पास नहीं, पूरे नेशन के पास ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपका 1924 से लेकर 1928 के 1930 को हम बेसिकली ये एक ऐसा ईयर मानते हैं। ये तो सिर्फ जर्मनी में हो रहा था, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, ये इसको हम बोलते हैं भाई साहब ग्रेट डिप्रेशन, और ये हुआ भाई साहब कभी 1930s में। बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे नेशंस ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, और जब आप वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हो
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू विन और लूज, आपका भाई साहब डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, पैसे लगते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होता है। सो एनी विच वेज एनी नेशन irrespective of whether it wins a war or loses it will always suffer from participating in a war. So all these nations had collectively participated in World War I और अभी धीरे धीरे इनकी कमर टूट रही थी, ठीक है। आज की तारीख में देखो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कितने सारे नेशंस इससे इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत सारे नेशंस हैं जो इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दिस, ठीक है। श्रीलंका तो भाई साहब डूब ही गया है, पाकिस्तान भी भाई साहब ऑलमोस्ट नकल्स पे है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होंगी, किसी दो कंट्रीज़ में वॉर होती है तो इतने लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे तो भाई साहब इधर से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थी और इधर से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थी, तो ग्रुप में लोगों ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो इकोनॉमिक्स का तबाह होना बनता है, ठीक है, ओके। सो ग्रेट डिप्रेशन 1924 टू 1928, स्टेबिलिटी, ठीक है भाई साहब, स्टेबिलिटी नहीं थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वे टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए, तो यूएसए से इनको लोन्स मिलता था, तभी यूएसए एक पावरफुल नेशन हो चुका था, ठीक है। तो जर्मनी को ज़्यादा करके जो लोन्स वगैरह मिलते थे या पैसे मिलता था या इंडस्ट्रियल रिकवरी जो चल रही थी उनकी, वो सारा कुछ कहाँ से मिलता था भाई साहब, यूएसए। लेकिन इस ग्रेट डिप्रेशन में यूएसए भी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, इतने बुरी तरीके से नहीं, लेकिन ज़्यादा लोन्स ना एक्सटेंड कर पाए या ज़्यादा लोन्स ना दे पाए, इस कदर तो वो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ओके। सो 1929 में क्या हो गया भाई साहब, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड, तो ये वॉल स्ट्रीट का जो एक्सचेंज है वो क्रैश हो गया भाई साहब, ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसको हम BSE बोलते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम वॉल स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज वॉल स्ट्रीट, दिस कंप्लीटली क्रैश्ड, क्योंकि इसका जो देखो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, वो सारे नेशंस जहाँ पे वॉर का एनवायरनमेंट था उस सब में ये आया था, ठीक है। तो ये ऑल्सो सफर, तो आपका भाई साहब वॉल स्ट्रीट मतलब यूएसए का स्टॉक मार्केट जो है तो भाई साहब क्रैश हो गया, ये क्रैश हो गया, और स्टॉक मार्केट अगर क्रैश होता है तो भाई साहब पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, ठीक है, सारे बिजनेसेस पे असर आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ हुआ। अभी इनको ज़्यादा करके लोन कौन दे रहा था भाई साहब, यूएसए का खुद का ही स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, तो इनको लोन और कौन देगा, ठीक है। सो पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, मतलब सब ने जितने भी शेयर्स थे सबके पास, जितने भी कंपनीज के, सब भाई साहब बेचने लगे, कम दाव पे तो कम बेचो भाई साहब, क्योंकि अभी हमारा लॉस में चल रहे हैं हम, ठीक है। जिस चीज़ को हमने 100 में खरीदा था वो शायद शेयर हम 50 में उड़ा रहे हैं, जो बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। लेकिन पीपल डिडंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव एज सच, ठीक है। सो दे मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स, मतलब सब लोग पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लगे और कंपनीज क्रैश डाउन होने लगी, ठीक है। सिंस दे हैड फियर ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, तो शेयर्स के भाव जिस तरह से गिर रहे थे, लोगों ने सोचा कि भाई साहब अगर और 6 महीने मैंने शेयर को अपने पास रखा तो शायद नेगेटिव में चला जाऊंगा, इससे अच्छा भाई साहब बेच दो, ठीक है। तो जितने भी कम दाम पे हो बेचने लगे लोग, ठीक है। 13 मिलियन शेयर्स वे सोल्ड, 13 मिलियन शेयर्स फटाफट लोगों ने भाई साहब बेचना चालू कर दिया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इससे चालू हुआ भाई साहब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब आप शेयर बेचते हो भाई साहब, आपने क्या कर लिया, अपना कैपिटल पुल आउट कर लिया। जैसे समझो अभी इन भाई साहब की कोई कंपनी है, संकेत ओन्स अ कंपनी, और संकेत इज बेसिकली फाउंडर ऑफ अ कंपनी। सो व्हाट ही विल डू इज, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में लोग पैसा लगाएं, इसके लिए क्या रिलीज करेगा, शेयर्स रिलीज करेगा। अभी समझ लो भाई साहब तिवारी ने, पांडे ने और सूरज ने इसके कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है। इसके कंपनी के शेयर्स जब लिए तो इसने समझ लो 30,000 का शेयर लिया, इसने भी 30,000 का शेयर लिया, इसने भी समझ लो लेट्स से 40,000 का शेयर लिया। तो कितने के शेयर, इसने कितना फंड रेज किया, इसने 1 लाख का। ये जो शेयर ले रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लोग पैसा लगा रहे हैं, और ये जो पैसा ये लगाते हैं जब ये प्रॉफिट कमाता है तो उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट डिवाइड होता है। अभी जो 30,000 का इसने खरीदा था, 30,000 का पैसा 15,000 हो गया, इस 30,000 का मार्केट भाव अभी 15,000 हो गया, इसने 40 में खरीदा था, इसका 20,000 हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया भाई साहब, शेयर्स बेच दिए। शेयर्स बेच दिए मतलब अभी क्या हुआ, इनको इनका जो भी है पैसा लॉस में मिल गया, लेकिन कंपनी अभी डूब जाएगी। कंपनी डूब जिसलिए जाएगी क्योंकि इसने 1 लाख रुपए रेज किया था, उस 1 लाख में से अभी इनको तो देना ही पड़ रहा है, प्लस ये लॉस में है, ठीक है, प्लस ये लॉस में, तो कंपनी अभी डूबेगी।
तो अगर ऐसे ही सब लोग अपना शेयर्स बेचने लगे, व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ डेंट, इट विल क्रिएट अ डेंट, मतलब सारी कंपनीज डूब जाएंगी। और अगर कंपनीज डूब जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब जाएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट डूब जाएगा, ये सारी चीजें भाई साहब एकदम इकोनॉमी को स्लो कर देंगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट रिजल्टेड इन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 1930s। तो 1930 से ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चालू हुआ और इसका इम्पैक्ट सबको आया, ज्यादा जर्मनी को आया, ठीक है। सब ने इस इम्पैक्ट को भुगता, ज्यादा करके जर्मनी ने इस इम्पैक्ट को भुगता, ठीक है। So 1929 to 1932 national income of the USA fell by half। हम यहाँ पे USA को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे प्रयास है कि जर्मनी में क्या हो रहा था, राइज ऑफ वेमर रिपब्लिक क्या हुआ, हाउ डिड हिटलर राइज टू पावर, व्हाट डिड ही डू। लेकिन उसके पहले हम जर्मनी के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जर्मनी के एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा यूएस को समझना जरूरी है, क्योंकि यूएस अगर क्रैश होगा तो मनी लेंडर अभी फिलहाल सबसे बड़ा जर्मनी के लिए यूएस था। तो यूएस अभी क्रैश हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी भी क्रैश हो जाएगा। जर्मनी तो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, जर्मनी तो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मनी लेंडर भी क्रैश हो जाए जर्मनी के लिए तो वो और ज्यादा भाई साहब डाउनफॉल हो जाएगा उसका, ठीक है। सो फैक्ट्रीज गॉट शट डाउन, एक्सपोर्ट्स भाई साहब गिरने लगे, ठीक है। फार्मर्स वेर बैडली हिट, देयर इज नो एग्रीकल्चरल आउटपुट, स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जो लोगों ने भी पैसा लगाया था शेयर्स में, ठीक है, या अलग अलग बॉन्ड्स में, जो भी कंपनीज में पैसा लगाया था, उन लोगों ने सब अपना क्या किया भाई साहब, पैसा विड्रॉ कर लिया। इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट फील हुआ, क्योंकि देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रैश होती है तो दुनिया भर में उसका इफेक्ट फील होता है, ठीक है। सो द एंटायर नेशन बेसिकली फेल्ट इट। इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में इसका इफेक्ट फेल हुआ। जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जर्मन इकोनॉमी भाई साहब वर्स्ट हिट हो गया, ठीक है। By 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, ठीक है। तो 1932 में भाई साहब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। तो 1929 का जो लेवल था उससे भाई साहब 40% कम हो गया। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वे पेड रिड्यूस्ड वेजेस। तो जितने भी वर्कर्स थे दे स्टार्टेड लूजिंग देयर जॉब्स एंड दे वेर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल वेर बिकमिंग अ वेरी मच हाई, दैट इज 6 मिलियन तक टच हो गया भाई साहब, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। अगर भाई साहब काम धंधा नहीं रहेगा लोगों का तो क्या करेंगे, पत्ते खेलेंगे भाई साहब, कैसा भी करके टाइम पास करेंगे। तो अनएम्प्लॉयड यूथ भाई साहब बहुत बड़ा फोर्स होता है, ठीक है। मतलब इनको आप कुछ भी बोल के कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन इनके पास भाई साहब अभी काम धंधा नहीं है तो बैठ के पत्ते खेल रहे हैं भाई साहब। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी जॉब्स, ठीक है। इनके पास भाई साहब जॉब्स नहीं है, काम धंधा चौपट हो गया है। डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, मतलब जहाँ पे काम मिलता था। जैसे आप कारपेंटर है तो आपके कारपेंटर के लिए कोई जॉब रहेगा, आप अगर प्लम्बर हैं तो प्लम्बर के लिए कोई जॉब रहेगा, पेंटर है तो पेंटर के लिए कोई जॉब रहेगा। तो ये आपके क्या हुआ करते थे, दीज वेर लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसे देखो कुछ नाके होते हैं, उन नाकों पे जो लोग काम करते हैं वो लोग खड़े रहते हैं भाई साहब, ठीक है। डब्बा वब्बा लेकर खड़े रहते हैं भाई साहब, उनका पेंट उनका डब्बा वगैरह लेकर खड़े रहते हैं। अगर घर में आपको पेंटिंग करानी रहेगी या कोई छोटा मोटा काम रहेगा, ठीक है। जैसे अभी बरसात के पहले देखो वो लोग घूम रहे थे, डामर लेके घूम रहे थे, डामर करवा लो चिल्लाते हुए, ठीक है। तो ये सब हम मतलब स्ट्रीट में वेंडर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं। और इन लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जो लोकल यूथ्स है उनकी भाई साहब लाइन लगने लगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी काम धंधा नहीं है। कुछ भी काम मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए तो गुजारा हो जाए, ठीक है।
सो यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर काम धंधा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भाई साहब, फिर छीनातानी होगी भाई साहब, ठीक है। अभी पेट भरने के लिए भाई साहब पैसा चाहिए, पैसा हम कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि काम धंधा नहीं है, तो फिर अभी जिसके पास है उससे छीनो। तो यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर इन पीपल। अभी लोग भाई साहब घबरा रहे हैं कि भाई साहब क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। जैसे देखो कोरोना में भी एक ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, लोगों के जॉब्स जब चले गए या धंधा चौपट हो गया, तब इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। ऑल्दो नॉट इन दैट ट्यून, हाउएवर जब भी आपके पास पैसा नहीं रहता है तो बहुत डीप एंग्जाइटी एंड फियर क्रिएट होने लगता है। फैमिली कैसे चलेगी, लोगों का पेट कैसे भरेगा। सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। जो लोग सैलरी पे थे उनका भी भाई साहब आमदनी कम होता गया, ठीक है। जो लोग पेंशन पे थे भाई साहब उनका सेविंग्स भी भाई साहब कम होने लगा। डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, तो करेंसी की वैल्यू भाई साहब बार बार गिर रही थी, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रूइंड, ठीक है। तो इनका भाई साहब जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सारे जगहों पे इंपैक्ट आया, तो भाई साहब स्मॉल बिजनेसमैन पे भी इंपैक्ट आएगा। तो इन लोगों ने देखा कि भाई साहब जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे या स्मॉल बिजनेसमैन थे ये बहुत सफर करने लगे, ठीक है। एज देयर बिजनेस गॉट रूइंड, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटराइजेशन। तो मतलब सारे सेक्शंस में यही था कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, हम बहुत अनिश्चित एक एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। हेड्स अबव वाटर मतलब डूब नहीं रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब जो लोग कोई काम पे हैं, कि कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है। दोज वर द वर्कर्स हु मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अभी देखो जैसे समझ लो कोई काम है यहाँ पे, ठीक है। समझ लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। अभी भाई साहब इसमें पगार 30,000 रुपये मिल रही है, तो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अचानक में अभी मेरे को पहले मार्केट में 30 लोग मिल रहे हैं इस काम करने के लिए, अभी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते मेरे को मार्केट में 200 लोग मिल रहे हैं। तो मैं अभी क्या बोलूँगा कि भाई 20,000 दूंगा, काम करना है तो करो, वरना इतने लोग खड़े हैं 10,000 में भी काम कर देंगे। तो हमारा बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्किल सेट भले ही बहुत हाई हो, हमारा भाई साहब वैल्यू ऑफ मनी हम ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, तुम नहीं करोगे ना भाई साहब, कोई और कर लेगा, ठीक है। कोई और कर लेगा और इतने पैसे में ही कर लेगा जितना मैं देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि लोगों का बार्गेनिंग पावर कम हो गया, ठीक है। बार्गेनिंग पावर कम हो गया। वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब बहुत वीक हो चुका था। ये पूरा वेमार रिपब्लिक टूटकर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। इट हैज़ बिकम, ठीक है, वेरी फ्रेजाइल। ओके, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े बहुत डिफेक्ट्स थे, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते भाई साहब वेमार रिपब्लिक वॉज गोइंग सुपर वीक, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। तो मतलब एक एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्रिएट हो रही थी जो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। इट वॉज बिकमिंग अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए था अभी जो इस कंट्री को बचाए। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी रिपब्लिक या एसोसिएशन या कॉन्स्टिट्यूशन ये सब में काम नहीं चलने वाला, क्योंकि लोगों का भरोसा इन पे उठ चुका था, ठीक है, और ये बहुत क्रैश डाउन हो रही थी। सो दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हु कैन टेक द लीड, ठीक है। और इसीलिए डिक्टेटरशिप वाली एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्रिएट हो रही थी। सो स्लोली एंड स्टडीली एन एनवायरनमेंट फॉर अ डिक्टेटरशिप वॉज गेटिंग क्रिएटेड, और दिस वॉज पेविंग द वे फॉर हिटलर टू टेक द चार्ज, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इस चीज, देखिए हिटलर सक्सेसफुल, कोई भी इंसान आएगा और बोलेगा भाई साहब मेरे हिसाब से काम करो, दुनिया थोड़ी ना उसकी सुनने वाली है। वाई वुड पीपल लिसन टू हिम? वो बोलेगा भाई साहब 6 मिलियन ज्यूज को मार दो, क्यों मार दें भाई साहब हम, ठीक है। लेकिन एनवायरनमेंट इतना तनावपूर्ण था कि जब हिटलर आया तो लोग उसको फॉलो करने लगे, अरे ये हमारा मसीहा है, ये हमारा सेवियर है, ठीक है। हम जिस तनावपूर्ण स्थिति से, जिस आर्थिक तंगी से आज गुजर रहे हैं, ये हमको ठीक करके देगा। और हिटलर ने पहले लड़ाई की, लड़ाई करते करते जितने भी टेरिटरीज थे उनको रीगेन किया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ने लगा और डिक्टेटरशिप वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होने लगा, ठीक है। सो विच हैड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप का एनवायरनमेंट भाई साहब बढ़ने लगा, ठीक है। ओके,
Another defect was Article 48 which gave the president the powers to impose emergency. तो जो भी प्रेसिडेंट था उस टाइम का जर्मनी का, उनके पास आर्टिकल 48 के तहत पावर था इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। किसी देश में जब इमरजेंसी इंपोज होती है तो बहुत सारे कायदे कानून चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। सिविल राइट्स होते हैं जैसे कहीं भी घूमना फिरना, ये आपका सिविल राइट है, ठीक है। अगर आप 4 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, अच्छा तुम लोग कोई संगठन बना रहे हो, चलो चलो इनको गिरफ्तार करो, ठीक है। सो ये सारी जो आपके सिविल राइट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। दीज सिविल राइट्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल अंडर इमरजेंसी। हमारे इंडिया में भी 2 साल का इमरजेंसी था। कब से कब तक था? इंडिया आफ्टर 1960। क्या मेरा ब्याह तू आया नहीं रे? इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो उसमें नेशनल इमरजेंसी का गुड 1975 टू 1977 इंडिया में इमरजेंसी था 2 सालों के लिए, ठीक है, 1975 टू 1977। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वैसा प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इंपोज करने का राइट था। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमार रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 239 डेज। मतलब एक साल में 20 बार सरकार चेंज हुई। इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर 239 टाइम्स द गवर्नमेंट चेंज, ठीक है, सॉरी 20 टाइम्स, लेस देन 1 ईयर। 239 डेज मतलब लेस देन 1 ईयर। सो विद इन अ स्पैन ऑफ 239 डेज द गवर्नमेंट चेंज 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, ठीक है, एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज। इतनी बार गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी जो क्राइसिस चल रहा था उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। और धीरे धीरे भाई साहब लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें जाता रहा, विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशंस, ठीक है। इनके पास भी सोल्यूशन कहाँ से आएगा? दे डू नॉट हैव एनी सोल्यूशंस, ठीक है। इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद भाई साहब 240 दिनों में भाई साहब सरकार 20 बार बदल गई, फिर भी कोई चेंज नहीं आया। तो लोगों ने बोला भाई साहब ये सब बकवास हो रहा है, हमारी आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वी आर नॉट हैविंग एनफ ऑफ मनी टू सर्वाइव, देन वी नीड टू टेक अ स्टैंड, ठीक है। हाँ, उसी में आप लगे रहिए। ओके, दिस वुड बी इट फॉर टुडे।